हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुदीप ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इंफॉर्मेटिक्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 वर्कशीट प्रोबेबिलिटी। लेवल 1 में आपको पता ही है क्वेश्चन सिंपल होंगे, एवरेज क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ी असाइनमेंट है, काफ़ी बड़ी वर्कशीट है, बिकॉज हर साल आपको पता है मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपके निमसेट में आते हैं, प्लस हर यूनिवर्सिटीज़ को मिला के, बिकॉज वर्कशीट जो हमारी है वो कंबाइंड वर्कशीट होती है। इसमें NITs भी है, JNU भी है, DU भी है, BHU है, PU है एंड ऑल यूनिवर्सिटीज सिंस 1998। तो डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होंगे हमारे पास। अबाउट अगर मैं 3 लेवल्स को काउंट करूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो मोर देन 250 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें टाइम बड़ा लगने वाला हमारा। ओके, तो थोड़ी सी पेशेंस आपको बनानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मेरे 2 to 5 मिनट्स भी ले सकते हैं। ओके, समझाने में तो टाइम कई बार लग सकता है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस चांसेस ऑफ थ्रोइंग 8। इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस, जब 2 डाइस को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? सैंपल स्पेस बनता है 1 1 2 2 अप टू 1 1 2 2 1 2 मीन्स कि टोटल एलिमेंट्स 1 1 1 2 these are टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 36 एलिमेंट्स होंगे। अप टू दिस 36 एलिमेंट्स होंगे। हमें चाहिए क्या चाहिए हमें? चांसेस ऑफ थ्रोइंग 8। चांसेस ऑफ थ्रोइंग 8, तो पॉसिबिलिटीज क्या है? तो हमें 8 चाहिए, मीन्स कि आइदर 2 6 8 बन गया, आइदर 6 2 8 बन गया, 3 5 5 3 एंड 4 4। ये आपके चांसेस बन सकते हैं थ्रोइंग 8 के। थ्रोइंग 8 के चांसेस आपके ये बनते हैं। तो कितने चांसेस बनते हैं? 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 36। ये कितने हुए? 36 हुए। ये आपके 36 हुए, ये आपके 5 हुए, ये आपके 5 हुए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? आपकी प्रोबेबिलिटी और इवेंट ई बन गई 5 आउट ऑफ 36। तो दिस इज आंसर, 5 आउट ऑफ 36। सो सिंपल। ओके, ऐसे क्वेश्चन माइंड में भी कर सकते हो आप, इसमें कुछ ज़्यादा पेपर पेन की जरूरत नहीं थी आपको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ओके, डन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ वोवल। पहली बात है, प्रोबेबिलिटी में अल्फाबेट्स कितने हैं पहले वो चेक करो। प्रोबेबिलिटी में अल्फाबेट्स कितने हैं? प्रोबेबिलिटी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 अल्फाबेट्स है। हमें क्या चाहिए? हमें सिंगल लेटर लेना है। प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ वोवल। तो वोवल कौन से हैं? वोवल हमारे पास है ए, एक तो ए दिख रहा है मुझे, वाला ए दिख रहा है, आई 2 बार आई है और दिस ओ है। तो ए आई ओ है ना, कुछ और भी है क्या? ए आई ओ, ओनली 4 वोवल्स दिख रहे हैं मुझे आउट ऑफ 11। दीज आर 4 वोवल्स आउट ऑफ 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल क्या होगी? 4 आउट ऑफ 11। तो मुझे 4 वोवल्स दिख रहे हैं आउट ऑफ 11 अल्फाबेट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर वोवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर वोवल इज 4/11। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 4/11, सिंपल क्वेश्चन। ओके, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 0.4। Probability that in 3 independent trials event A happens at least once. Okay? तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता है at least once वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? At least once, तो at least one means एक बार या 2 बार या 3 बार। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं 1 minus never happens। At least one वाले क्वेश्चन में हमेशा हम ये काम करते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आए at least once, तो at least once के केसेस बड़े बनते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 minus never happens, 1 minus never happens। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 0.4 है, और इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या होगी? वो होगी 0.6 होगी, ऑब्वियस है। ओके, हमें चाहिए कि इन 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, ट्रायल्स भी इंडिपेंडेंट है, तो तीनों का मुझे नॉट हैपनिंग चाहिए। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? ई पहला का भी नॉट हैपनिंग चाहिए, अगेन नॉट हैपनिंग चाहिए, अगेन नॉट हैपनिंग चाहिए, तीनों मुझे नॉट हैपनिंग चाहिए।
ओके, नेवर चाहिए मीन तीनों नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वंस का मतलब वन माइनस नेवर हैपन, ये फर्स्ट टाइम भी नहीं होगा, तीन बार ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम भी नहीं होगा, सेकंड टाइम भी नहीं होगा, थर्ड टाइम भी नहीं होगा, दिस इज वन माइनस नेवर हैपन्स। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो क्या मीनिंग होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा होना चाहिए। तो वन माइनस क्या होगा, वन माइनस ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, 1 माइनस 0.6 की पावर 3, दिस इज आंसर। तो 1 माइनस 0.6 की पावर 3 सभी को पता है, 1 माइनस क्या होता है 0.216, तो इसको माइनस करोगे तो 10 माइनस 6 4, 918, 927, 0.784, आंसर इज 0.784। प्रोबेबिलिटी, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एटलीस्ट वंस मीन्स वन माइनस नेवर, तो वही हमने यहाँ सिंपल सा लगाया, वन माइनस नेवर। ओके, तो क्या आंसर आया 0.784, मीन्स आंसर इज सी चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, coin is tossed 3 times, probability of getting head and tail alternately. Coin is tossed 3 times, तो 3 टाइम कॉइन को मैं टॉस किया, तो क्या होता है जब 3 टाइम कॉइन को टॉस करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, हेड मीन्स हेड टेल हेड कुछ भी हो सकती है। हमें क्या चाहिए, 3 टाइम अगर कॉइन को टॉस करेंगे सैंपल स्पेस में क्या होगा, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स होंगे। 3 टाइम कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में क्या एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। उसमें हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली। हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली की पॉसिबिलिटी कैसी है, हेड टेल हेड या टेल हेड टेल, हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली, ये 2 पॉसिबिलिटी है। हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है आउट ऑफ 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/8। सो सिंपल। ओके, हमें क्या चाहिए, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हुए, बिकॉज 3 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हुए। हर बच्चों को पता क्यों मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो हमें ऑर्डिनरी हेड और टेल चाहिए, तो हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ 8 पॉसिबिलिटीज, आंसर 1/4। ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर कंटेन 53 संडे ट्यूसडेज और 53 वेडनेसडेज। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हम क्लासेस में वैसे ही क्वेश्चन करते हैं। लीप ईयर का मीनिंग क्या होता है, लीप ईयर का मीनिंग होता है 366 डेज। लीप ईयर मींस 366 डेज, मींस हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक्स होंगे फिर, 366/7, दिस इज 52 वीक्स कंप्लीट, 52 वीक्स कंप्लीट। ओके, प्लस एक्स्ट्रा 52 वीक्स मींस 364 डेज, 52 वीक्स मींस कितने डेज हुए, वो आपके 364 डेज हो गए, प्लस 2 डेज रिमेनिंग, 2 डेज रिमेनिंग। 366 डेज मींस 52 वीक्स कंप्लीट, 2 डेज रिमेनिंग। ओके, तो 52 वीक्स का मतलब, 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 52 वीक्स का मीनिंग हुआ कि हमारे पास 52 ट्यूसडेज भी होंगे। 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 52 ट्यूसडेज भी होंगे, 52 वेडनेसडेज भी होंगे। इसके अंदर हमारे पास 52 ट्यूसडेज भी होंगे, 52 वेडनेसडे भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो 52 तो गए, बाकी जो 2 दिन बचे हैं, हमें 2 दिन बाकी करने हैं, उसी को ट्यूसडे करना है, उसी को वेडनेसडे करना है। बाकी 2 दिन जो बचे हैं, बाकी 2 दिन क्या बचेंगे, वो कंजक्टिव डेज बचेंगे। बाकी 2 दिन होंगे ऐसे वाले कंजक्टिव डेज। कंजक्टिव डेज कैसे होते हैं हमारे पास, ऐसे संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। बाकी 2 दिन ऐसे होंगे। हमें चाहिए बाकी 2 दिनों में हमें क्या चाहिए, 1 डे एक्स्ट्रा ट्यूसडे चाहिए, 53 ट्यूसडे चाहिए, 53 वेडनेसडे चाहिए, 1 डे एक्स्ट्रा ट्यूसडे चाहिए। 1 डे एक्स्ट्रा ट्यूसडे मीन दीज 2 पॉसिबिलिटीज, एक्स्ट्रा ट्यूसडे की दीज 2 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ टोटल, दीज टोटल कितनी है, टोटल 7 है, तो 2 आउट ऑफ 7 ट्यूसडे की पॉसिबिलिटी होगी। एक्स्ट्रा 50 आपको एक और ट्यूसडे चाहिए, तो उस ट्यूसडे की पॉसिबिलिटी 2 आउट ऑफ 7। आपको एक्स्ट्रा एक और वेडनेसडे चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे, अगेन 2 आउट ऑफ 7। एक्स्ट्रा ट्यूसडे चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी 2 आउट ऑफ 7। एक्स्ट्रा वेडनेसडे चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी अगेन 2 आउट ऑफ 7। बट ये वाला डे 2 बार आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 बार आ गया, एक बार ट्यूसडे में भी आ गया, एक बार आपका वेडनेसडे में भी आ गया।
एक बार ट्यूसडे में आ गया, एक बार वेडनेसडे में आ गया, ये 2 बार आ गया, उसको फिर एक बार आपको माइनस करना होगा, तो आंसर क्या होगा मेरे पास 3/7। सो सिंपल। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मैथ्स का। कभी भी और वाला क्वेश्चन आए तो आंसर क्या होगा 3/7। कोई भी 2 डे और वाला क्वेश्चन आए लीप ईयर में, आइदर ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए या संडे और वेडनेसडे आ जाए, कभी और वाला क्वेश्चन आएगा डेज में, तो उसका आंसर क्या होगा 3/7। 2 और वाला आएगा, 2 डेज और वाला, तो आंसर क्या होगा 3/7। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हम क्लासेस में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए बी अकर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए बी अकर, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी अकर का मतलब ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए बी अकर इज 0.6। इफ ए बी अकर साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी इज 0.3। हमें चाहिए पी ए कंप्लीमेंट प्लस पी बी कंप्लीमेंट चाहिए। ओके, ये हमें चाहिए पी ए कंप्लीमेंट प्लस पी बी कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो गया, ये है 1 माइनस पी ए, ये भी क्या है 1 माइनस पी बी, मीन्स 2 माइनस पी ए प्लस पी बी, 2 माइनस पी ए प्लस पी बी। ओके, अब हमें ये इंफॉर्मेशन पता है, हमें ये अब फाइंड करनी है। तो कैसे हम दोनों का रिलेशनशिप निकालें? हमें पता है कि एक फार्मूला हमें बड़ा कॉमन पता है, एडिशन थ्योरम का फार्मूला पता है। वो फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला है, हर बच्चे को पता होता है। तो फार्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन इज इक्वल टू यूनियन। ये फार्मूला हर स्टूडेंट को पता होता है। तो यहाँ से पी ए प्लस पी बी निकाल सकते हो आप। तो पी ए प्लस पी बी यहाँ से क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी, है ना। ये सिंपल सा हो गया। तो यहाँ से आपका पी ए प्लस पी बी आ जाएगा, बिकॉज दोनों आपको पता है, ये आपका 0.6 है, वो आपका 0.3 है, ये 0.9 हो गया। ये आपका पार्ट सम आपका क्या हो गया 0.9 हो गया। तो 2 माइनस 0.9 आपका आंसर हो गया 1.1। सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल हो सकते हैं। तो आपके सामने मैंने किया, कुछ भी इसमें नहीं था जो कि मैं कहूँगी मुश्किल था, बिल्कुल सिंपल एवरेज क्वेश्चन था। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आराम से नोट करो आप, आपको ये पास रिकॉर्डिंग होती है, आराम से नोट कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, 6 बॉयज 6 गर्ल्स सिट इन अ रो, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। कंडीशन जो है गर्ल्स पर है, 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो 6 बॉयज है, 6 गर्ल्स है, गर्ल्स सिट टुगेदर। तो गर्ल्स को आपने 1 मान लिया, x, सभी गर्ल्स को 1 मान लिया, x। पहले तो टोटल की बात करते हैं। पहले टोटल 12 स्टूडेंट्स है, तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे वेज, फैक्टोरियल 12। टोटल 12 स्टूडेंट्स है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, फैक्टोरियल 12। अब वो कह रहा है 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, 6 गर्ल्स को 1 मान लिया, 6 बॉयज ये हो गए, 6 गर्ल्स को हमने 1 मान लिया, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, 6 गर्ल्स को 1 मान लिया, 6 बॉयज प्लस 1 टोटल 7। 7 को अरेंज करोगे तो कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 7। इन 7 को अरेंज करोगे फैक्टोरियल 7 वेज। 6 गर्ल्स जो आपस में उनको आपने 1 माना है, दे कैन बी इंटरचेंज। 6 गर्ल्स जिसको 1 मानना है, दे कैन बी इंटरचेंज इन हाउ मेनी वेज, इन फैक्टोरियल 6 वेज। ओके, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखा जाए तो मैंने क्या बोला, 6 गर्ल्स को 1 मान लिया, टोटल 7 ले लिए, 7 को अरेंज किया फैक्टोरियल 7 वेज, पर 6 गर्ल्स कैन बी इंटरचेंज इन फैक्टोरियल 6 वेज। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज होगी व्हेन 6 गर्ल्स सिट टुगेदर आउट ऑफ टोटल फैक्टोरियल 12। तो दिस इज द आंसर, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 12। ओके, इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो। आपकी वैल्यू आ जाएगी ए चॉइस आ जाएगी, जो हमने यहाँ किया हुआ सोल्व, आप देख सकते हो। आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट चॉइस। ओके, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 एटलीस्ट 1 इन 4 थ्रोस ऑफ डाइस। देखो फिर क्वेश्चन आ गया, एटलीस्ट थ्रोइंग 6 एटलीस्ट 1। जब एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन आता है तो हमें पता है 1 माइनस नेवर 6। वो कह रहा है एटलीस्ट 1 टाइम 6, हम बोलेंगे 1 माइनस नेवर 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने का चांस क्या है, 6 आने का चांस होता है, अगर डाई थ्रो करते हो तो 6 आने का चांस क्या होता है, 1/6। 6 नहीं आएगा उसका चांस क्या होता है, 5/6। 6 आएगा उसका चांस है 1/6, 6 नहीं आएगा उसका चांस क्या है, 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 एटलीस्ट 1 इन 4 थ्रोज ऑफ डाइस। तो हम क्या कहेंगे, हमें एटलीस्ट 1s चाहिए
हमें एटलीस्ट 1 6 चाहिए, एटलीस्ट 1 6 चाहिए इन 4th रोज। तो 1 माइनस नेवर 6, 1 माइनस नेवर 6। ओके, हमें पता है 1 माइनस नेवर 6 इन 4th रोज। इन 4th रोज मीन्स कि आपको 6 कंप्लीमेंट, 6 कंप्लीमेंट, आपको चारों पर 6 नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन 6 कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन 6 कंप्लीमेंट, आपको चारों पर 6 नहीं चाहिए। तो चारों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो क्या होगा 6 कंप्लीमेंट की 5/6 है, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो 1 माइनस डैट आपका आंसर आ गया। दिस इज आंसर 1 माइनस 5/6 की पावर 4, 1 माइनस 5/6 की पावर 4, आपका आंसर क्या आ रहा है 671/1296। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की हुई है पहले, तो ये आपका आंसर आ गया 671/1296, 671/1296, आंसर इज डी चॉइस। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हम क्लासेस में काफ़ी करते हैं, तो बड़ी फास्ट क्वेश्चन होते हैं वाले। ओके, इनमें ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये हो गया, नोट करने के बाद समझ आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन 3 defective bulbs from 15 electrical bulbs of which 5 are defective। आपको 3 bulbs देने हैं, defective bulbs देने हैं out of 15 bulbs। ओके, 15 bulb में से 3 defective लेनी है, बट हमें क्या गिवन है 5 are actually defective। ओके, पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे, 15 बल्ब में से 3 बल्ब लिए, आपको नहीं पता कौन से 3 बल्ब आए, 15 बल्ब में से 3 बल्ब लिए, हाउ मेनी वेज 15 सी 3 वेज, 15 बल्ब में से कोई भी 3 बल्ब ले लिए, बट वो कह रहा है कि 3 बल्ब क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए। पर डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 5 बल्ब डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव है तो उसके लेने का चांस क्या होगा 5C3। पहले हमने टोटल में से 3 बल्ब लिए, बिकॉज आपको नहीं पता 3 बल्ब कैसे आएंगे, टोटल में 3 बल्ब लिए 15C3, पर दोज आर डिफेक्टिव, पर डिफेक्टिव ओनली 5 है, तो उसमें से 3 आएंगे, इट मींस 5C3 आउट ऑफ 15C3, दैट्स आंसर। तो 5C3 बाय 15C3 आपको सोल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन हमने नीचे की हुई है, आंसर 2/91। ओके, कैलकुलेशन सारी की हुई है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हमने यहाँ पर की हुई है, आप उसको देख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिजिट नंबर which are divisible by 3, probability of 4 digit number which are divisible by 3 formed out of 1 2 3 4 5, 4 digit number which are divisible by 3, number divisible by 3 कब होता है, when sum of digits divisible by 3। तो आपको इसमें से आपको 5 में से 4 लेने हैं, पहली बात है 5 डिजिट्स है 4 लेने हैं, तो अगर आप वैसे नंबर बनाते probability of 4 digit number which are divisible by 3 formed out of this, तो अगर इसमें से 4 नंबर लोगे 5 में से, तो कितने वेज बनेंगे 5p4, अदरवाइज कोई भी 4 लोगे तो कितने वे बनेंगे 5p4, कितने आपके नंबर्स बनेंगे 5p4, पर हमें चाहिए वो विच आर डिविजिबल बाय 3। तो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 का टेस्ट में बता चुका हूँ, सम और डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो आपको क्या करना होगा, सम और डिजिट डिविजिबल बाय 3 कब होगा, जब आप इसमें से 3 को लीव कर दोगे, 3 को छोड़ दोगे तो बाकी डिजिट क्या बचे 1 2 4 5, इनका सम जो है वो 12 आ रहा है, इनका सम क्या आ रहा है 12 आ रहा है, मींस जब भी इन 4 नंबर से नंबर बनाओगे दोज मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, इन 4 से जो नंबर बनाओगे दोज आर डिविजिबल बाय 3। तो 4 नंबर से कितने नंबर बनेंगे 4 डिजिट नंबर, आउट ऑफ दिस 4 डिजिट नंबर, आउट ऑफ दिस 4 कितने बनेंगे फैक्टोरियल 4, तो आंसर फैक्टोरियल 4 बाय 5p4। सुनो स्टूडेंट, दोबारा से सुनो, आपको 4 डिजिट नंबर बनाने थे, ओके, विच आर डिविजिबल बाय 3, आउट ऑफ दिस, तो पहले टोटल वेज देखे, टोटल वेज क्या थे 5p4 थे, 5 प्लेस में से 4 लेने हैं 5p4 थे, पर बाद में देखा कि आपको 3 डिजिट, आपको ऐसे नंबर लेने हैं विच आर डिविजिबल बाय 3, तो डेफिनेटली अगर आपको 4 नंबर लेने हैं तो डिविजिबल बाय 3 नहीं चाहिए। Now student, question number 10, very easy question. Probability of 4 digit number which are divisible by 3 out of 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हमारे पास है, इसमें से 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट में से 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो हाउ मेनी वेज आपको पता ही है 5p4, टोटल वेज क्या होंगे 5p4, पर नंबर कौन से बनाने हैं विच आर डिविजिबल बाय 3,
ओके आपको इसमें से 4 प्लेस नंबर लेने हैं विच आर डिविजिबल बाय 3. नंबर डिविजिबल बाय 3 when some more digits of that number divisible by 3. तो आपको इनमें से 4 नंबर लेनी है जिनका सम मोर डिजिट डिविजिबल बाय 3 हो. तो डेफिनेटली यहाँ से अगर आपको 4 नंबर लेनी है तो डेफिनेटली एक को तो लीव करना पड़ेगा. 5 में से 4 लेने हैं, एक को तो लीव करना पड़ेगा. तो ऐसे लीव कराओ कि सम मोर डिजिट डिविजिबल बाय 3 हो जाए. तो उसमें आप इस 3 को लीव करा दो और 3 को लीव करा दोगे तो आउट ऑफ दिस इनका सम मोर डिजिट देखो क्या आता है. इनका सम मोर डिजिट आ रहा है, इनका सम मोर डिजिट 3 + 4 7, 7 + 5 12. इनका सम मोर डिजिट 12 आ रहा है. मीन इससे जो भी नंबर बनेंगे 4 डिजिट, इससे जो भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे 2000 डिविजिबल बाय 3. इससे 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बनेंगे. तो आंसर इज फैक्टोरियल 4 बाय 5p4. पहले हम टोटल में से देखें 5p4, टोटल में से 4 डिजिट नंबर बनाए 5p4. बट आपको पता है कि आपको वो नंबर चाहिए विच आर डिविजिबल बाय 3. तो जस्ट 3 को लीव करो, बाकी लीव करके कुछ नहीं बनेगा. और 3 को लीव करोगे तो सम मोर डिजिट आ रहा है 12 आ रहा है, दैट्स डिविजिबल बाय 3. तो 4 नंबर से नंबर बनेंगे दोज आर डिविजिबल बाय 3. तो इन 4 नंबर से क्या नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 4 आउट ऑफ टोटल. तो फैक्टोरियल 4 बाय दैट इज आंसर. तो क्या आंसर आएगा इसको सोल्व करोगे तो 1/5 आएगा. हमने कैलकुलेशन की हुई है, चेक कर सकते हो. 1/5 आएगा. ओके तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Let A and B be 2 events. ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया. ऐसे क्वेश्चन जो सेट थ्योरी वाले होते हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं. Let A and B be 2 events. हमें PA भी गिवन है, PB भी गिवन है. PA गिवन है 1/2, PB गिवन है 1/3. इंटरसेक्शन हमें गिवन है 1/4. हमें चाहिए यूनियन. सो सिंपल. तो यूनियन का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, PA + PB माइनस कॉमन. बस ये तो बिल्कुल ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो गया. 1/2 + 1/3 माइनस 1/4. तो ये आपका आंसर जो भी आएगा 1/3 आपका क्या आएगा? 7/12 आएगा. तो आंसर इज दिस 7/12. तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. इसमें तो बिल्कुल नहीं सोचना था आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Probability of getting at least 6 heads in 8 trials. Probability of getting at least 6 heads in 8 trials. तो 8 trials में 6 heads चाहिए. तो either means start from 6, either 6 heads or 7 heads. अगर आपको at least 6 heads चाहिए, आपको at least 6 heads चाहिए. तो 6 heads at least का क्या मीनिंग होता है? या आपको 6 heads चाहिए, या आप 6 heads की बात कर सकते हो आउट ऑफ 8, या 7 heads, या आपको 8 heads. ये आपकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी. तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच ट्रायल क्या होती है? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन ईच ट्रायल 1/2. ये तो हर बच्चे को पता है. तो 6 हेड चाहिए, टोटल 8 में से 6 हेड चाहिए. तो 8 में 6 हेड चाहिए 8c6. 8 में 6 हेड चाहिए 8c6. तो हेड क्या? सक्सेस हो गई. प्रोबेबिलिटी हेड क्या है? सक्सेस हो गई. तो हाफ की पावर 6 सक्सेसेस, 6 सक्सेसेस और 2 फेलियर्स. 2 टेल चाहिए, 6 हेड चाहिए तो 2 आपकी टेल हो गई. ओके 6 हेड्स तो 2 आपकी टेल हो गई. पहली पॉसिबिलिटी हुई 6 हेड्स वाली. 8 में से 6 हेड तो डेफिनेटली 2 टेल हो गई. या आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 7 हेड्स तो 1 टेल होगी उस केस में. या आपकी 8 की 8 हेड्स 1/2 की पावर 8. तो आपकी ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है. आइदर 6 हेड आउट ऑफ 8, 7 हेड आउट ऑफ 8, 8 हेड आउट ऑफ 8. तो इसको हम, तो ये पता ही आपको कि इसमें हमारे पास क्या होगा? ये हाफ की पावर 8, ये हाफ की पावर 8 तो हर जगह पे आएगा. तो हाफ की पावर 8 आपका कॉमन आ जाएगा. ओके तो अंदर क्या बचेगा? 8c6 + 8c7 + 8c8. इसको आप सोल्व कर लो. ओके तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमने वहाँ पर रेडीमेड की हुई है आपके लिए. ये देखो एटलीस्ट 6 हेड्स, 7 हेड्स, 8 हेड्स हमें यहाँ किया हुआ है. तो आपका ये आंसर आएगा वो आपके पास आ रहा है ऊपर सोल्व करके. ये दिस इज 28, 8 + 1. आपका आंसर ऊपर आ रहा है 37 आ रहा है. दिस इज 37 आ रहा है बाई 2 की पावर 8. दिस इज आंसर मीन्स 37/256. ओके तो छोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो अपने आप. 8c6, 8c7, 8c8 निकाल सकते. 8c8 1 होता है, 8c7 8 होता है, 8c6 कितना होता है? 28 होता है. तो सारी वैल्यू निकाल के आपका आंसर ऊपर 37 आ रहा है. तो आपका आंसर 37/256. सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें. तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.
In a pack of 52 cards, 2 cards are drawn at random. Probability that it being club cards. 52 कार्ड में 2 कार्ड हमें निकालने हैं, दोज आर क्लब कार्ड्स. 52 में से 2 कार्ड्स निकालने हैं. पहले सैंपल स्पेस क्या हुआ 52C2. वेरी फास्ट 52C2. क्लब कार्ड्स कितने होते हैं आपको पता है 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब. तो 13 कार्ड जो होते हैं क्लब कार्ड्स होते हैं. उसमें से आपको दोनों कार्ड्स क्लब कार्ड चाहिए तो 30 में से 2 कार्ड्स आपको निकालने होंगे. दिस इज आंसर. पहले आपने 52 में से 2 कार्ड्स, सैंपल स्पेस क्या होगा 52 में से 2 कार्ड्स, बट दोज 2 कार्ड्स आर क्लब कार्ड्स. क्लब कार्ड्स कितने होते हैं 13 होते हैं. 30 में से तो आपको 2 क्लब कार्ड निकालने होंगे. तो 30C2 आउट ऑफ 52C2. दिस इज आंसर. तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 1/17 आ रहा है. आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन में यहाँ की हुई है, आंसर 1/17. सो सिंपल एवरेज क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई टाइम नहीं वेस्ट हो रहा. मैंने बोला कि क्वेश्चन बड़ी फास्ट होते हैं. ओके, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, वो आपकी बेसिक कैलकुलेशन है, वो आप अपना भी कर सकते हो. फैक्टोरियल 13 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल बेसिक कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसको करने बैठ के तो टाइम और वेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बड़ी ज़्यादा है. इस बार क्वेश्चन बड़ी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी. तो इसको आपने डिवाइड किया, कैलकुलेशन की, वो हमने वहाँ की हुई है 1/17. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल से सिंपल हो गया. 14 क्वेश्चन अगेंस्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या दिया जा रहा है, हमें दिया जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये दिया जा रहा है. क्या दिया जा रहा है हमें, दिस इज 19/60. चाहिए क्या हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B चाहिए. ओके, तो कोई बच्चा अगर देखने वाला होगा तो एकदम पहचान जाएगा कि ये होता क्या. बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम ये होता क्या, ये होता है हमारे पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम ये क्या होता है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. एक्चुअली ये जो हमें दिया जा रहा है ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है. दिस इक्वल टू 19/60. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है. तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मींस 1 माइनस 19/60 मींस 41/60. तो 41/60 यूनियन, सीधा आपका आंसर मिल गया 41/60. तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं. बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है. बट डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिस बच्चे को पता है डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या होता है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसको समझ आ गई कि ये तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा हमें. तो फिर A यूनियन B क्या होगा 1 माइनस डैट. A यूनियन B क्या होगा 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस डैट. तो आपका आंसर सीधा आ गया 41/60. ओके, अगेन सिंपल क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो मुझे करानी जरूरत नहीं. जब 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है तो प्रोबेबिलिटी और यूनियन क्या होता है, सम. तो आपका आंसर वैसे ही फर्स्ट चॉइस आ गया. व्हेन 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी और यूनियन क्या हो गया, PA + PB, बिकॉज़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो यूनियन क्या होता है, सम. आंसर फर्स्ट चॉइस. सो सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. इफ A and B are 2 events, probability that exactly one of them occur. Exactly one of them occur का Venn diagram क्या होता है, exactly one of them occur तो means this part, this part. तो थोड़ा सा मैं और बेटर बना लेता हूँ. तो probability one of them occur तो हम क्या बोलेंगे, this part यहाँ से लेके यहाँ तक, only A या only B, only A only B. तो हम देखते हैं सेट थ्योरी बेस पर कि कौन सा हमारा डायग्राम फिट बैठ रहा है. तो यहाँ पर देखा जाए A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यूनियन के चक्कर में तो वैसे भी इनमें से कोई मुझे आंसर नहीं दिख रहा, क्योंकि यूनियन मीन्स कंप्लीट, यूनियन मीन्स कि पूरा A ले लिया. ये पूरा A तो नहीं है मेरे पास, देखो आप, कंप्लीट A नहीं, हमें पूरा A नहीं लेना, हमें ओनली दिस पार्ट ऑफ A लेना है, ओनली दिस पार्ट ऑफ B लेना है, हमें ओनली दिस पार्ट ऑफ A लेना है, ओनली दिस पार्ट ऑफ B लेना है. तो इनमें से तो कोई चॉइस मेरी फेवर नहीं कर रही. पूरा B ले लिया, नहीं लेना. एक्चुअली इसका आंसर जो है वो आपको दिख रहा होगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को, दिस इज A माइनस B. इस पार्ट को क्या बोलते हैं, B माइनस A. या इसको ये भी बोल सकते हो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोल सकते हो, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. तो एक्चुअल आपका आंसर होगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्लस B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. अगर ऐसी कोई चॉइस होती तो आपको फेवर करती. अभी ऐसी कोई चॉइस नहीं है तो आपका आंसर इसमें से, आपका इसमें से कोई आंसर नहीं है. ओके, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई आंसर नहीं है तो आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दिस. ओके, राइट. Now student, question number 17, very easy question, very important question. A bag contains 6 red, 4 green balls. 6 red balls 6 है, green balls 4 है.
A fair dice is rolled and number of balls equal to that appearing on dice is chosen. जितना डाइस पे नंबर आएगा उतनी बॉल्स हमने चूज करनी है. जितना डाइस पे नंबर आएगा, 1 आया तो 1 बॉल, 2 आया तो 2 बॉल्स, लाइक दैट. प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी बॉल्स सेलेक्टेड आर रेड, वो हमें सारी बॉल्स रेड ही चूज करनी है. तो ये हमें बताया गया कि जितना डाइस पे रेड कितनी है, 6 है. ओके, तो हमें सारी बॉल्स रेड ही निकालनी है. अगर डाइस पे 1 आएगा तो 1 बॉल आपने निकालनी है, वो 1 बॉल रेड निकालनी है. डाइस पे 2 आएगा तो 2 बॉल्स निकालनी है, दोनों रेड निकालनी है. डाइस पे 3 आएगा तो 3 बॉल निकालनी है, तीनों रेड निकालनी है. तो हम इस वे से चलेंगे हम. तो हम लेके चलते हैं, डाइस पे 1 आया. डाइस पे 1 आया तो आपको एक रेड बॉल निकालनी है. डाइस पे अगर 1 आया, डाइस पे 1 आया तो उसका नहीं चांस 1 आउट ऑफ 6. 6 डाइस के आउटकम होते हैं. और आपने बोला डाइस पे 1 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 6. और डाइस पे 1 आया तो आपको एक रेड बॉल निकालनी है. तो रेड बॉल 6 है तो एक रेड बॉल निकाल ली. आउट ऑफ टोटल 10 बॉल्स, 1 रेड बॉल आउट ऑफ टोटल 10 बॉल्स. नीचे होगा टोटल, आपने टोटल में से एक बॉल निकाल ली, पर रेड में से एक बॉल निकालनी है. वो कह रहा है कि जब आप जो बॉल निकलेगी रेड निकलेगी, ऑल दी बॉल्स जो आएंगी वो सिलेक्टेड आर रेड, तो आपको रेड ही लेनी है. तो ये हमारा पहले पॉसिबिलिटी हो गई. ओके, सिमिलरली अब अगर हमें डाइस पे 2 आया, उसकी पॉसिबिलिटी अगेन 1/6. डाइस पे 2 आया तो आपको 2 बॉल्स निकालनी है आउट ऑफ टोटल. नीचे आएगा 10c2, ऊपर आपको रेड में से 2 ही निकालनी पड़ेंगी तो 6c2. तो ऐसे हम चलते रहेंगे आगे. 2 रेड आया, 3 आया, 4 आया, ऐसे हम आगे चलते रहेंगे. ऐसे 3 आया, 4 आया, 3 अगर 3 आया तो 63, और 3 आया तो पहले 1/6 तो होगा ही, क्यों 3 आया उसकी पॉसिबिलिटी 1/6. तो तीनों रेड निकालनी पड़ेंगे, 63/10c3 सो ऑन. तो लास्ट में क्या होगा 1/6, तो 66/10c6. ये हमारे पास आपका पूरा आंसर होगा. तो इसमें से अब इसको सेटिंग करोगे आप. 1/6 बार कॉमन ले लिया, 1/6 बार कॉमन ले लिया तो आपका आंसर आ गया 61/10c1, 62/10c2 अप टू 66/10c6. तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो आप. इसकी कैलकुलेशन जो भी आपकी बेसिक कैलकुलेशन होगी 61, 62 सारी वैल्यूज़ निकाल लो. हमने अगेन यहाँ पे वैल्यू सारी निकाली हुई है. ये सारी वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई यहाँ पर आप देख सकते हो. कैलकुलेशन यहाँ देख लो. कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट अभी हम क्लासरूम में नहीं करेंगे. आप देख सकते हो सारी वैल्यू निकाली हुई है. हर बच्चा निकाल सकता है. 61 6 10c1 10 होता है. 62 फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल 4 तो 6 5 15 होता है. 10c2 फैक्टोरियल 10/2 फैक्टोरियल 8 10 × 9 45 होता है. ओके, ऐसे हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे. तो सारी वैल्यूज़ को ऐसे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 68/315. ओके, तो वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वो आपको निकालने आती है सारी वैल्यू. एनसीआर निकालना हर बच्चे को आता है. वो आप मेन बात होती है कि कैसे यहाँ पहुँचना है. वो हम आपको बता रहे हैं कि क्यों लिखा गया, कैसे पहुँचा गया, वो हम आपको बता रहे हैं. बाकी बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हो. ओके राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. इसको आप फेयर वे से नोट कर सकते हो. मैंने ऐसा नोट कर लिया. अगर आपको किसी को थोड़ा फेयर करना है तो उसको फेयर कर सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. 3 unbiased dice or different colors are rolled. 3 unbiased. Probability that same number appear on at least 2 of 3 dice. आपको 3 dice को आपने रोल किया. आपको अगेन क्वेश्चन आ गया at least 2 of the 3 dice same number appear on at least 2 of the 3 dice. जब भी at least वाले क्वेश्चन आते हैं मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे इजी क्वेश्चन वही होते हैं. at least two have the same number. वो क्या कह रहा है एटलीस्ट 2 डाइज हैव द सेम नंबर. हम क्या बोलेंगे एटलीस्ट, वो कह रहा है एटलीस्ट 2 हैव द सेम नंबर. एटलीस्ट 2 हैव द सेम नंबर. एटलीस्ट 2 डाइज हैव सेम नंबर. बताओ आप क्या कहना चाहोगे आउट ऑफ 3 डाइज. तो 1 - 1 मीन्स टोटल. एटलीस्ट 2 हैव द सेम नंबर. तो एटलीस्ट 2 हैव द सेम नंबर मीन्स आइदर 2 हैव द सेम नंबर और 3 डाइज हैव द सेम नंबर. तो मैं बोलूँगा 1 - no dice have the same number. 1 - no dice have same number. ओके, ये भी हम कह सकते हैं. उसे क्या बोला 1 - उसे बोला एटलीस्ट 2 हैव द सेम नंबर. तो क्या होगा 2 हैव द सेम नंबर और 3 हैव द सेम नंबर. हमने बोला 1 - no dice have the same number. एक ही बात है. ओके, no dice have the same number वो हमें देखने पड़ेंगे क्या होगा.
No dice have the same number. Means कि all dice are different. All dice have a different. Means all different. Means क्या हो गए? सभी different हो गए. सभी पे different आएगा. तो सभी पे different आएगा तो उसके chances क्या बनते हैं हमारे पास? तो उसके chances बन जाएंगे आउट नीचे सैंपल स्पेस क्या है? 6 इंटू 6 इंटू 6. नीचे सैंपल स्पेस है 3 डाइस का 6 इंटू 6 इंटू 6. सभी डिफरेंट आ रहा है. तो फर्स्ट के लिए 6, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4. नीचे सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 इंटू 6 और तीनों डिफरेंट आ रहे हैं. तो पहली डाइस के लिए 6 में से कुछ भी आ जाए, सेकंड डाइस में रिमेनिंग 5, थर्ड डाइस में रिमेनिंग 4. तो ये मेरा आंसर होगा. चेक कर सकते हो क्या होगा. 6 कट गया तो 1 माइनस 20/36. तो अगेन 4 5 4 9. तो आंसर आ गया 4/9. ये आंसर है 4/9. यस ये आंसर 4/9. ठीक है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माइंड में हमें बड़ी फास्ट सोचनी पड़ती है. तो ये छोटी बातें जो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो बड़ी फास्ट होते हैं. 1 माइनस ऑल डिफरेंट, सभी डिफरेंट चाहिए. तो ये आपको पता लग गया, सभी डिफरेंट मैंने बना के दिखाया. तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. क्वेश्चन बड़ा इजी है वाला भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में 19th क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. चॉइसेस हमें ज़्यादा हिंट दे रही हैं. अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल आती है. पर चॉइसेस को कोई देखेगा तो पहली बार चॉइसेस में ई की पावर यूज हो रही है. ई पावर यूज हो रही है चॉइसेस में. जिसने कभी चैप्टर ऐसा किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का उसको पता है ई पावर कब यूज होती है. जब हमारे पास आता है पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन. जो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां पर हम ई को यूज करते हैं. पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ई हमारा यूज होता है. वो कैसे यूज होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर. क्या होता है वो होता है e की पावर माइनस एम, e की पावर माइनस एम, m की पावर r, m की पावर r बाय फैक्टोरियल r. m क्या होता है? मीन होता है. m होता है मीन. m इज मीन. मीन क्या होता है? np. ये हमें पता है क्या है. जब हमने पोजीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थी तो ये सारी चीज़ हम क्लासेस में करते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन मुझे कैसे हिंट मिला? बिकॉज चॉइसेस में ई यूज हो रहा है. तो मैंने ई पे चांस लेने की ट्राई कर रहा हूँ. उसने बताया कि एयरपोर्ट रिसीव्स ऑन द एवरेज 4 एयरक्राफ्ट पर आवर. 1 घंटे में 4 उसके एवरेज बेस पर 4 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं. तो 1 आवर में. तो हमें जो चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए नो एयरक्राफ्ट. नो एयरक्राफ्ट मीन्स आर इज 0. पहली बात है नो एयरक्राफ्ट मीन्स आर इज 0. हमें R0 चाहिए. हमें क्या चाहिए? R0. ओके बिल्कुल सिंपल बात होगी. R तो 0 हो गया. अब मेन बात है R तो 0 हो गया पर M क्या हुआ? M क्या होता है? मीन होता है. M होता है मीन. 1 आवर में मीन क्या था? 1 आवर में मीन था ऑन द एवरेज 4 एयरक्राफ्ट पर आवर. 1 आवर में 4 एयरक्राफ्ट आ रहे थे 1 आवर में. हमें जो क्वेश्चन करना है 2 आवर्स का करना है. तो 1 आवर में मीन था 4. तो 2 आवर्स में मीन कितना है? 2 इंटू 4 8. सुन लो मेरी बात को. 1 आवर में जो एवरेज थी वो 4 थी. तो 2 आवर्स में एवरेज क्या होगी? 8 होगी. तो मीन आपके पास m क्या आ गया? 8 आ गया. मीन इस बार m आपके पास 8 आ गया. r मीन्स आपको नो एयरक्राफ्ट चाहिए तो r इज 0 आ गया. तो अब इसको डाल दो इस फार्मूले में. तो फार्मूले में अब इसको डाल दोगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0. तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? e पावर माइनस m माइनस 8 m की पावर r इज 0 बाय फैक्टोरियल 0. तो आपका आंसर आ गया e पावर माइनस 8. तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए. जब फार्मूला पता है तो क्वेश्चन आपके सामने है, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन हो जाता है. बट ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से आता है. ओके क्योंकि ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है. बड़े कम बच्चों ने पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन की होती है. तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 टेल इन. फिर एटलीस्ट 1 टेल आ गया. मैंने बोला जब भी एटलीस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल इन 4 थ्रोज ऑफ कॉइन. एटलीस्ट 1 टेल. अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. एटलीस्ट 1 टेल. एटलीस्ट 1 टेल का क्वेश्चन फिर से आ गया. तो 1 माइनस नो टेल. आपको एटलीस्ट 1 टेल चाहिए. 1 माइनस नो टेल इन 4 थ्रोज. 1 माइनस नो टेल. तो टेल की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आपको पता है हेड और टेल सभी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. हेड ले लो टेल ले लो इनकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होती है. सॉरी तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है. तो हमें नो टेल चाहिए चारों बार. तो 1/2 की पावर 4. 1 माइनस 1/2 की पावर 4. तो आंसर क्या आया? 15/16. सो सिंपल. ओके
तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल जीरो लेवल के काउंट किए जाते हैं, आपको पेन नहीं चलाना पड़ता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको ये वाले। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 8 coins are tossed simultaneously, probability of getting at least 6 heads। चलो ये तो सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट शायद हम कर चुके हैं, मे भी शायद सेम क्वेश्चन किया हो, मुझे याद नहीं। तो 8 में से 6 आपको, मे भी शायद सेम क्वेश्चन ही किया जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है। 8 कॉइन में से 6 आपको हेड चाहिए, मे भी मुझे तो थोड़ा सा याद आ रहा है, आज ही क्वेश्चन किया है। 6 हेड्स, 7 हेड्स और 8 हेड्स, ये हमारे पास बनेगा। एटलीस्ट 6 हेड्स चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया और मुझे तो याद आ रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं आज, देखा जाए तो 6 हेड, 2 टेल, 7 हेड तो 1 टेल, 8 की 8 हेड, हाफ की पावर 8, ये आपका बन गया हमारे पास एटलीस्ट 6 हेड्स। तो ये हाफ की पावर 8 सभी के पास होगा, वो तो कॉमन आ जाएगा, हाफ की पावर 8 तो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या होगा, 8 से 6, 8 से 7, 8 से 8। इस कैलकुलेशन आप कर लो, सिंपल सी है, इसकी वैल्यू निकाल लेना, वो हम निकाल चुके हैं। ये आपका 8 है, ये आपका 1 है, ये आपका मे बी 28 है, ये 28 होगा तो 1/2 की पावर 8 256 होता है, तो ये 28 ये हुआ, वो आपका 8 हुआ, वो आपका 1 हुआ, तो आपका आंसर आ रहा है 37/256। सो सिंपल क्वेश्चन। तो ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरे लिए रिपीट हो गया। ओके नाउ ये डन हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वो तो बिल्कुल ही 0 से 0 लेवल का हो गया। पीए डोंट्स था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, आंसर सी चॉइस। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, थ्योरी बेस्ड 0 लेवल का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ये। ओके प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1, सी चॉइस। 23 क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स बिलोंगिंग टू सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम हम सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मीनिंग क्या होता है, ओनली ए या ओनली बी, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो इसको हमने कैसे देखना चॉइसेस में, वो देखना पड़ेगा। तो अगर चॉइसेस को देखा जाए एग्जैक्टली वन और यूनियन में से कॉमन निकाल दो, तब भी एग्जैक्टली यूनियन मीन्स टोटल, यूनियन मीन्स टोटल, उसमें से कॉमन निकाल दो। तो अगर मैं यूनियन में से कॉमन निकाल देता हूँ, देखो यूनियन में से कॉमन निकाल देता हूँ तो कौन सा पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट बचता है। कौन सा पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यूनियन में से कॉमन निकाल दोगे, ये वाला पार्ट बचता है, इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली वन। ये तो एग्जैक्टली वन है। ओके तो कहने का मीनिंग है कि बस वेन डायग्राम देख लो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। एग्जैक्टली वन का आंसर आ गया सी चॉइस। यूनियन में से कॉमन निकाल दिया तो एग्जैक्टली वन आ गया, तो आंसर इज सी चॉइस। ओके इजी क्वेश्चन था, भी जस्ट वेन डायग्राम से आपको आइडिया मिल जाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, a number is chosen at random from among the first 30 natural number, probability that number chosen is prime। अगेन सिंपल क्वेश्चन, 30 नंबर में से प्राइम नंबर बताने कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि 30 नेचुरल नंबर है, तो नीचे तो सैंपल स्पेस 30 आ गया, उसमें से आपको प्राइम बताने हैं। तो 30 नेचुरल नंबर में प्राइम कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ओके यही होंगे मेरे ख्याल से। तो ओके कुछ और भी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, अच्छा आगे 30 तक जाना मुझे, 23 और 29, तो 4, 6, 7, यस दीज आर प्राइम। 1 to 30 दीज आर प्राइम। ये प्राइम हुए फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर में। कितने प्राइम हुए, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर हुए प्राइम। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, तो 10 आपको फेवर कर रहा है आउट ऑफ 30, तो 10 आउट ऑफ 30 आंसर 1/3। प्राइम क्या हुआ, 10 आउट ऑफ 30 1/3। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल स्कूल टाइम जैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। क्यों बेटर क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है इस वे से। ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस इंटरसेक्शन बाय पीए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटीज दी जा रही है, पीए दिया जा रहा है, पीवी दिया जा रहा है, कॉमन दिया जा रहा है, ये हम कैसे निकालें। पीए तो दिया जा रहा है, नीचे पीए तो हमें मिल गया, पर ऊपर कैसे करें हम। जब ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग थोड़ा सा सेट थ्योरी को यूज करते हैं। तो पहली बात है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है a माइनस बी। ओके हर बच्चे को पता है ओनली ए, दिस इज ओनली ए, दिस इज a माइनस बी।
इसको लिखने का कोई और तरीका मेरे पास है इन टर्म्स ऑफ जो मुझे दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, कॉमन दिया हुआ, इन टर्म्स ऑफ दैट क्या मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको लिख सकता हूँ बताओ मुझे, तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे स्टूडेंट, अपने बताओ। इन टर्म्स ऑफ दैट ए में से कॉमन निकाल दोगे तो दैट सेम थिंग, ए में से कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। ए में से कॉमन निकाल दिया, अगेन ए माइनस बी, इट मीन्स कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूं मैं? पहली बात, प्रोबेबिलिटी को यूज कम किया करो कि प्रोबेबिलिटी आपको कंफ्यूज करती है। अब मैं सिंपल बोलूंगी इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, आप क्या बोलोगे? नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर एलिमेंट्स ऑफ दिस। आप ये बोलोगे सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में ये बोलोगे। सेट थ्योरी आपको इजी लगती है, प्रोबेबिलिटी आपको मुश्किल लगती है। इसको डिवाइड बाय एनएस कर दोगे तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। आपको पता है हम क्लासेस में बोलते हैं जितने सेट थ्योरी का रिजल्ट है उसको डिवाइड बाय एनएस कर दो, प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट बन जाते हैं। इसको डिवाइड बाय एनएस कर दिया तो आपका रिजल्ट बन गया दिस इक्वल टू नाउ पीए माइनस दिस, ओके, एन ए माइनस दिस क्या इंटरसेक्शन, तो एन ए माइनस इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा था मैंने शायद, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन कहीं बेटर क्वेश्चन है। क्यों बेटर क्वेश्चन है? कि यहाँ पे एक अच्छी सी बात क्या पूछी आ रही है, ये पूछी आ रही है, दिस इज एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पर हमें पी ए तो गिवन है, पी ए तो हमें गिवन है, दिस गिवन, और इंटर ऊपर का जो पार्ट है वो हमें गिवन नहीं है, ऊपर का पार्ट हमें निकालना पड़ेगा। उसके अगर आप सोचने बैठ गए कि हम इससे निकाल पाएंगे तो शायद आप नहीं सोच पाओगे। पी ए दिया है, पी बी दिया है, ये दिया है, तो इसको वापस आपको सेट थ्योरी में जाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि सेट थ्योरी में हम इसको क्या बोलते थे। इसको सेट थ्योरी में बोलते थे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था? ओनली ए। दिस इज ओनली ए मीन्स कि अगर मैं वेन डायग्राम दिखाऊं तो ओनली ए, ये वाला पार्ट था ओनली ए, दिस पार्ट, ये पार्ट को हम बोलते थे ए, इसको हम क्या बोलते थे? ए माइनस बी, ओनली ए। दिस इज ए माइनस बी, ओनली ए। इसको मैं कैसे लिखूं इन टर्म्स ऑफ दिस ए बी कॉमन? क्या लिख सकता हूं इसको मैं? क्यों मुझे ए बी कॉमन दिया जा रहा है, क्या उस टर्म में ए माइनस बी लिख सकता हूं? बताओ मुझे कैसे लिख सकता हूं ए माइनस बी, दिस पार्ट ए माइनस बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं देखूं मुझे ए दिया जा रहा है, मुझे कॉमन दिया जा रहा है, अगर मैं ए में से मैं कॉमन निकाल देता हूं, ए में से मैं कॉमन निकाल देता हूं तो वो क्या बचता है? ए में से कॉमन निकाल दो तो वो ए माइनस बी बचता है। मैंने सेट थ्योरी को यूज़ किया, मुझे मुश्किल क्या आई थी, मुझे इसको निकालने में मुश्किल आ रही थी, इसको वापस मैं सेट थ्योरी में ले गया। ये क्या होता है? ये ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी क्या होता है? ए में से कॉमन निकाल दिया। अब इसका फायदा ये हो गया कि मुझे अब प्रॉपर एक चीज़ मिल गई सेट थ्योरी के बेस में, ओनली सेट थ्योरी कर रहा हूँ अभी, तो मुझे क्या मिल गया? नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बोल सकता हूँ मैं? नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बोल सकता हूँ मैं। सेट थ्योरी में ऐसा बोल सकता हूँ। तो मुझे तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या बोल सकता हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी में बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, ये चीज़ हमें मिल जाती है। ये चीज़ देखा जाए तो मैं सीधा भी इसको कर सकता था, पर मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी चीज़ें की हैं। अदरवाइज हमें पता है कि सेट थ्योरी में एन को पी कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो इतना हमें भी पता है, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए हमने इतना पार्ट कर लिया। तो ऊपर जो आपके पास आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है क्या आ गया? इट मीन्स ऊपर जो हमारे पास आ गया ये वाला पार्ट आ गया, क्या आ गया? पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर ये आ गया, नीचे क्या है? पी ए। तो हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया पी ए बाई पी ए वन माइनस दिस। ये हमारा क्वेश्चन रह गया, अभी ये क्वेश्चन आ गया हमारा। ओके, इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पहले ही सब कुछ पता है तो इतना कुछ नहीं करना होता है, जस्ट हमने आपके लिए शो किया है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको इंटरसेक्शन क्या पता है। इंटरसेक्शन मेरे पास 1/4 है और पी ए क्या है? पी ए मेरे पास 3/8 है, तो 1 माइनस, तो मेरा आंसर आ गया 1 माइनस कितना हुआ? 4 2 1 माइनस 2/3, तो 1/3, तो आंसर आया 1/3। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था,
ओके बस थोड़ा सा आपको सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी का आपस में रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो अप टू 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने बोला कि क्वेश्चन बड़ी ज़्यादा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिला के मोर देन 250 प्लस क्वेश्चन है। 250 प्लस क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम लगेगा। ओके तो इतना ईजी नहीं है कि लाइक एक क्लास में काम नहीं होगा। अभी हमने 25 क्वेश्चन का फर्स्ट सेशन निकाला है, नेक्स्ट सेशन भी हम ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन का निकालेंगे। तो सेशंस काफ़ी होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें थोड़ी सी पेशेंस आपको बना कर रखनी पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।